डिस्कशन और क्लैरिफिकेशन स्टार्ट करने के पहले एक एनालिसिस करना चाहूंगा और वो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या एनालिसिस है। अब यहाँ पे देखिएगा सेक्शन 93 एंड 94। ओके, थोड़ा आराम से और अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो फिर ये सर्कुलर पढ़ना बड़ा इजी है। सेक्शन 93 और 94 जो बात करते हैं रिवर्स चार्ज की, जो बात करते हैं यहाँ पे रिवर्स चार्ज की, ये मैकेनिज्म में सारी चीजें कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे वैसे तो आपको पता ही है सप्लाई, उसके बाद में रेसिपिएंट। ओके, और ये जो सप्लाई हो रहा है मे बी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल वैल्यू। वैल्यू 1 लाख रुपए, वैल्यू 1 लाख रुपए और उसका जीएसटी एट द रेट 12% और 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज। ठीक है, और ये जो जीएसटी है इसका जीएसटी रिवर्स चार्ज में, यहाँ पे रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट गवर्नमेंट को पे करता है। गवर्नमेंट को आरसीएम में जीएसटी पे किया जाएगा 12,000 जीएसटी पे किया जाएगा। सवाल क्या होता है कि जो सप्लायर है, ध्यान से सुनना, जो सप्लायर है ओके, इसने जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस ऐसे सप्लाई में यूज किए, ऐसे सप्लाई में यूज किए जो रिवर्स चार्ज में है, जो रिवर्स चार्ज में है, तो क्या इसको आईटीसी मिलता है क्या? तो आंसर इज नो। ओके, इसको आईटीसी नहीं मिलेंगे, इसको आईटीसी नहीं मिलेंगे। किसको? सप्लायर को। क्यों? क्योंकि सेक्शन 17(3) जो आईटीसी चैप्टर में है उसमें ये सप्लाई एग्जाम सप्लाई माना जाता है इवन दो रिसिपिएंट इज पेइंग द टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सप्लाई एग्जाम सप्लाई माना जाता है इवन दो रिसिपिएंट इज पेइंग द टैक्स। इसलिए ओके यहाँ पे इसका आईटीसी आपको नहीं मिलता है सप्लायर को। लेकिन लेकिन समझ लो रिसिपिएंट है और रिसिपिएंट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, वो भी बिजनेस एक्टिविटी करता है, वो भी आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, तो वो आउटवर्ड सप्लाई पे जो टैक्स आएगा, समझ लो आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स आ रहा है और आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी जो है 20,000 है। ओके, तो जो आरसीएम में टैक्स पे किया गया है, ओके, क्या इसका आईटीसी उसको मिलेगा क्या अगेंस्ट पेमेंट ऑफ आउटवर्ड टैक्स? तो यस, उसको आईटीसी यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो रिवर्स चार्ज में जो पे करता है उसको आईटीसी है, लेकिन जिसका सप्लाई रिवर्स चार्ज में है उसको आईटीसी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, चलो अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो। समझ लो ये एक ऐसा सप्लायर है जिसका ये सप्लाई रिवर्स चार्ज में है और वो सप्लाई करता है, किसी कोई दूसरा सप्लाई करता है, समझ लो R1 को सप्लाई कर रहा है और वो वैल्यू है 50,000। ओके, वो वैल्यू है 50,000 जिसके ऊपर जीएसटी समझ लो यहाँ पे 6,000। पर ये जो है ये रिवर्स चार्ज में नहीं है। पहला वाला सप्लाई आरसीएम में था, ओके, तो उसका तो रिसीम देखा। लेकिन ओके ये जो सप्लाई है ये फॉरवर्ड चार्ज में होता है ना, जैसा एडवोकेट लीगल सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज है, लेकिन एडवोकेट सुनना, एडवोकेट लीगल सर्विस दे रहा है तो रिवर्स चार्ज है, लेकिन यहाँ पे एडवोकेट जो है ओके अदर देन लीगल सर्विस दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज है, जैसा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी दूसरी सर्विस दे रहा होगा तो फॉरवर्ड चार्ज है। तो क्या ये जो फॉरवर्ड चार्ज है ओके यहाँ पे जिसका टैक्स कौन पे करेगा? तो जिसका टैक्स ओके सप्लायर गवर्नमेंट को देगा, जिसका ये टैक्स यहाँ पे सप्लायर जो है गवर्नमेंट को पे करेगा और कितना जीएसटी पे करेगा? 6,000। ओके 6,000 डन। और इसमें जो इनपुट्स कैपिटल गुड्स यानी स्पेशली इसके कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस वगैरह जो इसमें यूज किए गए, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? तो यस, उसका आईटीसी यहाँ पे मिलेगा, उसका आईटीसी मिलेगा। वो जो इनपुट्स कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज में है, ओके एक्सक्लूसिवली रिवर्स चार्ज में, उसका आईटीसी उसको नहीं मिलेगा। ये थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो, ओके जरूरी है। ओके रिवर्स चार्ज, ईसीओ 95 और सेक्शन 52 ये पूरा मैकेनिज्म समझने के लिए, ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया। अब ये जो है यहाँ अब एक सवाल और आता है कि ये जो एस है, व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एस? ओके, व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर? ओके, व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर? व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एस? एस का एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? जब उसकी एग्रीगेट टर्नओवर हम निकालेंगे या उसका टर्नओवर इन स्टेट निकालेंगे, इवन दो पहला सप्लाई ओके रिवर्स चार्ज में है पर है तो उसका टर्नओवर, तो 1 लाख प्लस 50,000 तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर 1,50,000 होगा या टर्नओवर इन स्टेट 1,50,000 होगा। एक बार फिर से, इवन दो इसका टैक्स रिसिपिएंट दे रहा होगा ओके पर है तो टर्नओवर एस का, तो उसका टर्नओवर अगर एग्रीगेट टर्नओवर या टर्नओवर इन स्टेट निकालना होगा तो 1,50,000 वो टर्नओवर इन स्टेट कंसीडर किया जाएगा। ये कंप्लीट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा 95 का मैकेनिज्म एक बार फिर से समझा देता हूँ। ओके सेक्शन 95, ठीक है। 95 में दो ऐसी सर्विसेज है जैसे सप्लायर है, सॉरी बेटा यहाँ पे थोड़ा समझ लो। 95 ईसीओ का 95 जो लगता है वो सिर्फ सर्विसेज को लगता है और स्पेसिफाइड सर्विसेज को लगता है, 95 डन। ओके अब देखिए 95 में यहाँ पे क्या होगा? ओके केस वन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। केस वन में सप्लायर जो है, ओके सप्लायर जो है और यहाँ पे रिसिपिएंट जो है, ओके सप्लायर और रिसिपिएंट, और बीच में है ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। केस वन में ओके और ये जो सप्लाई हो रहा है, ओके ये जो सप्लाई हो रहा है ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहा है। ओके किसका सप्लाई हो रहा है? तो सप्लाई गुड्स और सर्विस का हो रहा है। ओके सॉरी सर्विस का सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है और ईसीओ के थ्रू हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस है और ईसीओ के थ्रू हो रहा है। ओके अब स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे सप्लायर लेता हूँ और यहाँ का सप्लायर लेता हूँ वन, ओके पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ओके जो ओके कैब्स है, टैक्सीज है एंड एक्सेट्रा। और दूसरा सेकंड जो यहाँ पे सप्लाई लेता हूँ, ओके वो सप्लाई यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस जहां ओके पर रूम रेंट 7,500 या उससे जाता है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो ये दो सर्विस के केस में, सुनना मेरी बात, ये दो सर्विस के केस में जब भी सप्लाई ईसीओ के थ्रू होगा, तो ये केस में ईसीओ ही गवर्नमेंट को टैक्स देगा।
ओके, ईसीओ टैक्स देगा और ईसीओ 100% टैक्स देगा, 100% टैक्स देगा। अब इसमें सप्लायर, ओके, सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ लो उसने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर उसने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया स्पेसिफाइड सर्विसेज और कोई कैब ऑपरेटर है, कोई रेस्टोरेंट है, तो ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया यहाँ पे, यहाँ 8 लाख का, यहाँ 8 लाख का ईसीओ जिसका 100% लायबिलिटी ईसीओ की है। और समझ लो होटल वाला या कैब वाला अपना खुद का भी सप्लाई कर रहा है, ओन सप्लाई कर रहा है और ऑन सप्लाई कर रहा है, और वो R2 को कर रहा है और वो भी सप्लाई सर्विस मतलब खुद की ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है। अब रेस्टोरेंट वाला ऑलवेज स्विगी के थ्रू थोड़ी करेगा, उसके भी कस्टमर आएंगे। ओके, ओन सप्लाई कर रहा है और ये समझ लो 15 लाख का उसने ओन सप्लाई किया हुआ है, 15 लाख का ऑन सप्लाई किया है। तो अगर वो ऑन सप्लाई कर रहा है तो ऑन सप्लाई का जीएसटी जो है वो खुद देगा, ऑन सप्लाई का जीएसटी खुद देगा। तो नाउ ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ओके, यहाँ पे सप्लायर जो ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर ओके 8 लाख का जीएसटी जो 100% जीएसटी है, चलो रेट अज्यूम करो रेट आपका 18% है, तो 8 लाख इंटू 18% यानी ओके जीएसटी जो अमाउंट होगी, ओके यहाँ पे जीएसटी जो अमाउंट होगी जो ईसीओ देगा ये बंदे का, ओके वो यहाँ पे 8 लाख, ओके सॉरी 1,44,000, ओके 1,44,000 का ये देगा। बेटा सही चल रहा है ना सब? ओके सही चल रहा है ना, कोई ब्रेक तो नहीं हुआ ना? ओके 1,44,000 का वो देगा। और बाकी ओके यहाँ पे समझ लो ये बंदा यहाँ रजिस्टर्ड है, यहाँ से सुनना, सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है ओके तो फिर 15 लाख का टैक्स वो देगा। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सप्लायर ने टर्नओवर 8 लाख का किया और 15 लाख का किया, तो ये सब सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सप्लायर? सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? तो सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर इवन दो ये 8 लाख का टैक्स ईसीओ देता होगा, 8 लाख का टैक्स ईसीओ दे रहा होगा, लेकिन 8 + 15 ओके उसका एग्रीगेट टर्नओवर 23 लाख लिया जाएगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर उसका कितना? तो टर्नओवर उसका 23 लाख लिया जाएगा। ओके 23 लाख उसका टर्नओवर होगा। ओके अगर 23 लाख उसका टर्नओवर है तो 20 लाख से ऊपर है, यानी थ्रेशोल्ड के ऊपर है, यानी जो बचा हुआ समझ लो, अज्यूम करते हैं कि उसने 20 लाख तक थ्रेशोल्ड लिया, 20 लाख तक थ्रेशोल्ड लिया, ओके बचा कितना? 3 लाख। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना पड़ेगा? कि इवन दो ये 8 लाख का टैक्स ईसीओ ने दिया होगा, लेकिन ओके लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर लेते वक्त उसका 8 + 15 ओके इस तरह से टर्नओवर लिया जा सकता है और वो अपने टर्नओवर के लिए थ्रेशोल्ड ले सकता है। ओके पर एग्रीगेट करते वक्त ये 8 + 15 लिया जा सकता है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में सिर्फ जो इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज में वो एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये 3 लाख का टैक्स, तो ये गवर्नमेंट को फॉरवर्ड चार्ज में 3 लाख का टैक्स देगा अगर वो 20 लाख के ऊपर क्रॉस होता है। तो यहाँ पे 3 लाख का टैक्स अगर 18% लिया जाए तो 3 लाख अगर हम ले इंटू 18% यानी ओके यहाँ पे 54,000, ओके तो 3 लाख इंटू 18% ओके यानी 54,000 जो है, ओके ये 54,000 यहाँ पे उसका 54,000 जीएसटी वो खुद पे करेगा। अब सवाल क्या आता है? अब सवाल ये आता है ओके यहाँ पे आईटीसी, ओके सवाल आता है आईटीसी, रिसिपिएंट को तो आईटीसी मिलेंगे, लेकिन जब ईसीओ ये जो टैक्स पे कर रहा है, अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं केयरफुल देखना, ईसीओ जो टैक्स पे कर रहा है ओके तो ईसीओ टैक्स पे करते वक्त किसका टैक्स दे रहा है? सप्लायर का, 8 लाख का। कौन दे रहा है? ईसीओ। ईसीओ टैक्स पे करते वक्त क्या कोई आईटीसी क्लेम कर सकता है क्या? ये टैक्स पे करते वक्त ओके सप्लायर का 95 के तहत तो कोई आईटीसी क्लेम कर सकता है क्या? अब आईटीसी क्लेम करने के लिए जो सप्लायर है ओके सप्लायर ने इनपुट खरीदोगे, कैपिटल गुड्स खरीदोगे या इनपुट सर्विसेज खरीदोगे, तो उस सप्लायर ने जो इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज खरीदोगे वो तो बिल सप्लायर के नाम पे, तो उसका आईटीसी ईसीओ नहीं ले सकता क्योंकि टैक्स तो ईसीओ दे रहा है। अगर ये टैक्स ईसीओ दे रहा है तो उसका आईटीसी तो ईसीओ ले नहीं सकता ओके सप्लायर का। और चलो ठीक है, सप्लायर का आईटीसी ईसीओ ले नहीं सकता क्योंकि बिलिंग तो उसके नाम का है, तो ईसीओ के अकाउंट में, अब समझ लो यहाँ पे सुन लो, ईसीओ के आईटीसी है क्योंकि ईसीओ ने अपना बिजनेस करने के लिए ओके जैसे आप या उबेर हो, ओला हो, अपना बिजनेस करने के लिए इनपुट्स कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस खरीदी होगी। ओके तो अब सवाल क्या है? सवाल ये है बेटा, ध्यान से सुनो। ओके सवाल ये है तो इस ये जो उसने ओके इनपुट कैपिटल गुड्स यहाँ पे ओयो ने खरीदा, ओला ने खरीदा, उबेर ने खरीदा, ओके तो इसका जो आईटीसी है, क्या ये आईटीसी जो परचेज बाय ईसीओ, आई रिपीट परचेज बाय ईसीओ ने जो खरीदा, तो क्या इसका आईटीसी ये पेमेंट के लिए यूज होगा क्या? ये पेमेंट के लिए आईटीसी यूज नहीं होगा, कैनॉट बी यूज क्यों? क्योंकि वो ईसीओ का आउटवर्ड टैक्स नहीं है। ओके आईटीसी इज यूजेबल अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, क्रेडिट लेजर यूजेबल अगेंस्ट आउटपुट टैक्स एंड दिस इज नॉट द आउटपुट टैक्स ऑफ ईसीओ। क्लियर? ओके मतलब से ये हुआ कि ये जो ओके ईसीओ के 1,44,000 पे किए गए, ओके ईसीओ ने पूरा पे किया, इसके अगेंस्ट में आईटीसी यूज नहीं होगे। अब वो लूपहोल समझ लो, आईटीसी यूज नहीं होगे, बात को समझ लो। चलो तो फिर सर ईसीओ ने जो माल खरीदा उसका आईटीसी किसके अगेंस्ट में होगा? तो ईसीओ का जो आउटवर्ड सप्लाई होगा ये यूज होगा, पर यूज अगेंस्ट ईसीओ's आउटवर्ड सप्लाई, यानी ईसीओ का जो आउटवर्ड सप्लाई होगा ओके उसके अगेंस्ट में यूज होगा, पर इसके अगेंस्ट में यूज नहीं होगा, इसके अगेंस्ट में यूज नहीं होगा। यहां तक समझ में आया आपके? ओके यहां तक समझ में आया? बोलिए यस और नो। ठीक है, इन सिंपल वर्ड ये 144 पूरा पेमेंट किया जाएगा, आईटीसी कुछ भी मिलने वाले नहीं है। हाँ जहां तक सप्लायर की बात है तो सप्लायर जब अपना टैक्स पे करेगा तो अपना टैक्स पे करते वक्त उसके इनपुट्स और कैपिटल गुड्स का आईटीसी ले सकता है, लेकिन ये जीएसटी जो है ईसीओ जो देगा उसके अगेंस्ट में ओके ना ईसीओ के ई क्रेडिट लेजर का आईटीसी है ना सप्लायर के ई क्रेडिट लेजर का आईटीसी है, ओके ना सप्लायर के, यानी ये पूरा 144 ओके जो है वो ये जो 8 लाख का 144 है पूरा कैश पे होगा, इसके अगेंस्ट में कोई आईटीसी मिलने वाले नहीं है। ओके ये समझा क्या? चलिए तो ये मैंने आपको यहां पे पढ़ाया। अब मैं इसमें केस 2 लेना चाहूंगा। केस 2 क्या? वो एक कांसेप्ट तो हमारा हो गया। केस 2 यानी क्या? समझ लो सप्लायर 95 का ईसीओ है, सप्लायर है, रिसिपिएंट है, ओके सप्लायर है और रिसिपिएंट है और बीच में ईसीओ है और सर्विसेज ईसीओ के थ्रू दी जा रही है। ओके और जो भी सप्लायर सर्विसेज है, क्योंकि 95 होगा तो सप्लायर सर्विसेज स्पेसिफाइड है। ठीक है, अब देखो ये जो सप्लायर है यहां पे जब तक ये नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है, ओके पहला केस, जब तक ये नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तब तक टैक्स ईसीओ देगा। अब नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड होगा और समझ लो ओके यहां पे जब तक वो नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है, एक मिनट इसको ऐसा लेता हूं, इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूं तो ज्यादा इजी जाएगा। ओके देखो सप्लायर
और रिसिपिएंट, ठीक है, और बीच में आएगा ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। अब समझ लो ये जो सप्लायर है, ये कुछ सप्लाई, ओके, कुछ सप्लाई कर रहा है थ्रू ईसीओ, टू रिसिपिएंट, टू रिसिपिएंट, और नो डाउट वो सप्लाई सर्विस का है, सप्लाई सर्विस का है। अब समझ लो यहाँ पे इसने जो सप्लाई किया वो नॉट लायबल टू रजिस्टर था, नॉट लायबल टू रजिस्टर था, और बाद में कुछ सप्लाई जो ईसीओ के थ्रू किया वो यहाँ पे रजिस्टर था, समझ लो। अब ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो जो नॉट लायबल टू रजिस्टर का सप्लाई था, ओके, एग्जांपल, ओके, सप्लायर है होटल इन गेस्ट हाउस, होटल वाला, और सेकंड यहाँ पे हाउसकीपिंग वाला, ध्यान से सुनो, ओके, दूसरा है हाउसकीपिंग वाला। तो जो नॉट लायबल टू रजिस्टर था 8 लाख रुपीस, 8 लाख रुपीस नॉट लायबल टू रजिस्टर, और ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ईसीओ से सप्लाई हुआ, ओके, और वो ईसीओ से सप्लाई हुआ, ओके, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद ईसीओ के थ्रू सप्लाई हुआ, और वो सप्लाई, ओके, 4 लाख का हुआ, वो सप्लाई 4 लाख का हुआ। तो अब लॉ क्या कहता है, ईसीओ जो है, ओके, ईसीओ गवर्नमेंट को दो तरह से पेमेंट करेगा, ओके, कैसे समझ लो, गवर्नमेंट को वो पेमेंट कर रहा है, तो जब तक वो नॉट लायबल टू रजिस्टर था तब तक वो पेमेंट करेगा 9/5 में 8 लाख का, और 8 लाख का 18%, ओके, वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा, 8 लाख का 18% गवर्नमेंट को टैक्स देगा जब तक वो नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है, ठीक है। और जैसे ही सप्लायर यानी होटल हाउसकीपिंग वाला रजिस्टर्ड हो गया, तो ऐसे केस में, ओके, ये जो यहाँ पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को जो पेमेंट करेगा बेटा यहाँ पे, ये अब सेक्शन 52 में टीसीएस का पेमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि अब ईसीओ की लायबिलिटी नहीं है, अब वो 52 का कलर ले लेगा, पहले 95 का कलर लेगा, जब तक 95 में जैसे ये लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया, ओके, जैसे ये लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया, अब टीसीएस का प्रोविजन लग जाएगा, ओके। तो 8 लाख का 18% यानी 1,44,000, तो ये 1,44,000 वो यहाँ पे 95 में देगा। और सेकंड, जैसे सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया, सप्लायर, ये नॉट, यहाँ पे एस जो है नॉट लायबल टू रजिस्टर, और एस लायबल टू रजिस्टर, ओके, लायबल टू रजिस्टर, तो फिर वो टीसीएस काटेगा, और टीसीएस यहाँ पे सिर्फ, ओके, कितना किया उसके थ्रू सप्लाई 4 लाख रुपए, तो ये 4 लाख का 1% जो है, ओके, ये वो टीसीएस काटेगा, यानी 4 लाख का 1% यानी कितना हो बेटा, ओके, तो 4,000 रुपीज यहाँ पे टीसीएस काटा जाएगा, और वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। अब देखो क्या, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ओके, इंपॉर्टेंट बात है कि सप्लायर अपना असेसमेंट गवर्नमेंट के पास कैसे करेगा, सप्लायर अपना असेसमेंट गवर्नमेंट के पास कैसे करेगा, ध्यान से सुनो, सप्लायर अपना असेसमेंट गवर्नमेंट के पास करेगा कि ओके, यहाँ पे 8 लाख की डिटेल्स उसको देने की जरूरत नहीं है, वो तो ईसीओ दे रहा है 8 लाख की डिटेल, पर जैसे ही वो लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया, यानी जैसे ही वो लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया, तो लायबल टू रजिस्टर्ड होने के बाद, ओके, यहाँ पे जो उसने सर्विसेज दी, ओन सर्विसेज खुद की दी होगी, चलो मैंने एग्जांपल में खुद की नहीं लिया, लेकिन एग्जांपल लो कि खुद की दी होगी या ईसीओ के थ्रू दी होगी, अभी अज्यूम करते हैं कि ईसीओ के थ्रू दी है, तो ईसीओ के थ्रू दी जो भी सर्विस दी उसका 4 लाख इंटू 18%, ये अपना नॉर्मल असेसमेंट करेगा इन जीएसटीआर 1 एंड 3B, नॉर्मल असेसमेंट करेगा इन जीएसटीआर 1 एंड 3B, यानी 4 लाख इंटू यहाँ पे कितना 18%, यानी नॉर्मल असेसमेंट हुआ 72,000 का, वो असेसमेंट करेगा 72,000 का। और इसका जो ये सर, ये 8 लाख का असेसमेंट ये नहीं करता है, 95 में 100% लायबिलिटी ईसीओ का है, लेकिन जैसे ये लायबल टू रजिस्टर हो गया, 95 उड़ गया, 95 उड़ के अब कौन सा लग जाएगा यहाँ पे, ओके, 52 लग जाएगा, और 52 में अब ये सिर्फ टीसीएस काटेगा, और वो जो है 4 लाख इंटू 18% यानी 72,000 का यहाँ पे पेमेंट करेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे ये जो टीसीएस काटेगा, ओके, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ओके, यहाँ पे ये टीसीएस आ जाएगा, और वो टीसीएस कटा हुआ कितना आ जाएगा 4,000, प्लस उसके कोई क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट, और क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये पेमेंट के लिए यूज कर सकता है, तो ये पेमेंट के लिए वो यूज कर सकता है, ओके। ये था, ओके, एक ही सर्विस कब 95 में जाती है और वही सर्विस सेक्शन 52 में कब आती है, ये देखो डायग्राम, ये समझ में आएगी आपके, ये डायग्राम। चलो अब आ जाओ आप यहाँ पे, ओके, नेक्स्ट डिस्कशन, अब आ जाओ आप सेक्शन 52 का ईसीओ, ओके। अब सेक्शन 52 का ईसीओ कब लगता है, आपकी केस 95 के बाहर आ गई, ओके, एनी सप्लाई सर्विस आउट ऑफ 95, मतलब आउट ऑफ 95 का मतलब क्या है कि जैसे ही सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया, हाउसकीपिंग, तो वो 52 में आ जाएगी, या सप्लाई सर्विस और गुड्स, ओके, नॉट स्पेसिफाइड इन 95, और जिसका कंसीडरेशन ईसीओ के थ्रू रूट हो रहा है। तो ये केस में क्या होता है, ये केस में बेटा, ओके, अगर आपका सेक्शन 52 अप्लाई हो रहा है, तो ये केस में क्या होता है, सप्लाई, रिसिपिएंट, और आपका होता है ईसीओ और आपकी सर्विस या गुड्स जो भी है ईसीओ के थ्रू रूट हो रही है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रूट हो रही है, ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ओके, जिसका कंसीडरेशन ईसीओ के थ्रू रूट हो रहा है, ओके, यानी इसको समझ लो वैल्यू है आपकी, और वैल्यू यहाँ पे 1 लाख रुपए है, ओके, और उसके ऊपर जीएसटी सप्लायर लगा रहा है, और उसके ऊपर जीएसटी लगा रहा है एट 12%, सप्लायर क्या रेट से जीएसटी लगा रहा है 12,000, ओके, तो ये उसके ऊपर जीएसटी लगाया, तो यहाँ कंसीडरेशन ईसीओ के थ्रू आ रहा है, मतलब रिसिपिएंट ने कंसीडरेशन जो दिया, ओके, वो 1,12,000 का कंसीडरेशन, ओके, यहाँ पे ईसीओ के थ्रू दिया, और ईसीओ ने ये कंसीडरेशन किसको ट्रांसफर कर दिया, ये कंसीडरेशन सप्लायर को अपना कमीशन काट के ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे जो है, ओके, ईसीओ की क्या जिम्मेदारी है, तो यहाँ पे ईसीओ की जिम्मेदारी अच्छे से समझ लो, ईसीओ को क्या करना पड़ेगा, ओके, तो ईसीओ को जो है, ओके, यहाँ पे कंसीडरेशन रेमिटेड, ओके, जो कंसीडरेशन मिला, ओके, ये इसको रेमिट कर दिया अपना कमीशन वगैरह काट के। अब यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को क्या प्रोसेस होगी, गवर्नमेंट की ये प्रोसेस होगी कि ईसीओ जो है यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन का टीसीएस काटेगा, तो यहाँ पे टीसीएस एट द रेट 1% ऑफ बेस वैल्यू यानी 1 लाख रुपए, 1% ऑफ 1 लाख यानी कितना हुआ 1,000 रुपए टीसीएस काटेगा, ओके, लेकिन क्या पूरा असेसमेंट ईसीओ करेगा, नहीं, यहाँ से वो टीसीएस कट करेगा, पूरा असेसमेंट कौन करेगा, पूरा असेसमेंट सप्लायर करेगा, और ये जो सप्लायर असेसमेंट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सप्लायर असेसमेंट कर रहा है वो असेसमेंट कैसे करेगा, तो उसकी जीएसटी पूरा, ओके, 1 लाख इंटू 12% यानी यहाँ जीएसटी अमाउंट, ओके, वो 12,000 यहाँ बताएगा जीएसटीआर 1 में, ओके, और जीएसटीआर 3B में,
जीएसटीआर 3B में। और ये जो टीसीएस ईसीओ ने कट किया, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी कैश लेजर में आ जाएगा। और जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया टीसीएस ₹1000, ओके, तो क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पेमेंट के लिए यूज कर सकता है? तो हाँ, ये यूज कर सकता है टीसीएस का पेमेंट। ये मैकेनिज्म टीसीएस के केस में चलेगा, ओके। और ये अपना क्रेडिट भी ले सकता है, ओके, ये अपना क्रेडिट भी ले सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे 9(5) में, ओके। अब देखो एक बार कंपेयर कर लो, 9(5) में अगर 100% लायबिलिटी, सुनो, 9(5) में अगर 100% लायबिलिटी ईसीओ पे है, तो ये 100% लायबिलिटी पे करते वक्त क्रेडिट कोई यूज नहीं हो पाता है, ना इसका यूज होता है ना इसका यूज हो पाता है, वो पूरा पे करना पड़ता है, ओके। हाँ, इसने जो आईटी गुड्स खरीदे होंगे तो ये उसके आउटवर्ड में क्रेडिट मिलेगा, 144 पेमेंट के लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में, ओके, कभी कभी कुछ 9(5) और 52 का ओवरलैप होता है क्या? यस, 9(5) और 52 का ओवरलैप होता है, ओके। डिपेंड्स ऑन होटल और हाउसकीपिंग सर्विसेज। जब 100% पे होगा 9(5) में तो उसमें क्रेडिट का सवाल ही नहीं है। लेकिन जब टीसीएस पे किया जाएगा तो टीसीएस का असेसमेंट मेन असेसमेंट सप्लायर करेगा और टीसीएस उसको क्रेडिट में आ जाएगा और वो अपना क्रेडिट ले सकता है। उसके बाद में अगर आपका सिर्फ 52 कब लागू है, अगर वो आउट ऑफ 9(5) होगा, ओके, या फिर वो सप्लाई 9(5) में स्पेसिफाइड नहीं होगा, ओके, तो वो केस में सप्लायर अपने क्रेडिट लेता है, इसलिए टीसीएस काटता है, उसके कैश लेजर में जमा हो जाता है, ओके। ये समझ में ओके आया क्या आपके? चलिए बेटा, इसके बेस पर अब आपको आसान जाएगा और मुझे लगता है ये जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके, एग्जाम के लिए अच्छे से समझ लो, इसमें सवाल पूछा जा सकता है, ओके। 9(5) और 52 के इश्यू में क्या डिफरेंस है? ओनली एप्लीकेबल टू नोटिफाइड सर्विसेज, ये सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज को एप्लीकेबल है, तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल रिमेनिंग सर्विसेज एंड गुड्स सप्लाइड थ्रू क्या? ईसीओ। दूसरा, यहाँ पे 100% टैक्स लायबिलिटी किसके ऊपर है? ईसीओ। एंड सप्लायर नीड नॉट टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट फॉर सप्लाइड मेड थ्रू ईसीओ। सप्लायर जो भी ईसीओ पे करेगा, सप्लायर को वो बताने की जरूरत नहीं है और उसका टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ईसीओ सिर्फ 1% का टीसीएस काटेगा, एक्चुअल लायबिलिटी, ओके, एक्चुअल लायबिलिटी सप्लायर की रहेगी और सप्लायर वो टीसीएस इसके ई कैश लेजर में जमा हो जाएगा, ओके। यहाँ पे नो नीड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन बाय ईसीओ, ओके। 9(5) के लायबिलिटी में, ओके, ईसीओ को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन 52 में सेपरेट रजिस्ट्रेशन, मतलब ऑलरेडी ईसीओ रजिस्टर्ड होगा, लेकिन सेक्शन 52 में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ओके, फॉर डिडक्शन ऑफ टीसीएस। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस टू बी इश्यूड बाय ईसीओ, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो 100% लायबिलिटी ईसीओ पे है, इसलिए ओला के केस में, उबर के केस में कस्टमर को जो टैक्स इनवॉइस मिलेगा वो ईसीओ के थ्रू मिलेगा, सप्लायर के थ्रू नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी लायबिलिटी ईसीओ की है, ओके। लेकिन 52 में टैक्स इनवॉइस तो सप्लायर देगा, ईसीओ सिर्फ, मतलब मेन टैक्स इनवॉइस सप्लायर का होगा, ईसीओ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देगा और टीसीएस काटेगा, ओके। तो ये एक डिफरेंस था 9(5) और सेक्शन 52 में। चलिए आगे देखिए, अब थोड़ा और एक एनालिसिस करना चाहूंगा। लायबिलिटी ऑफ टैक्स फॉर नोटिफाइड सर्विसेज अंडर 9(5). 9(5) में कब लायबिलिटी आती है, ओके, एंड सेक्शन, ओके, सेक्शन 52 में कब शिफ्ट होता है? मैंने ये बता दिया था आपको। मतलब क्या, नोटिफाइड सर्विसेज जो 9(5) की है, अगर आप ये समझ सकते हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल, सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हो, ओके, सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हो तो भी ईसीओ टैक्स पे करेगा, और सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड हो तो भी ईसीओ पे करेगा फॉर सप्लाई मेड थ्रू ईसीओ, ओके। लायबिलिटी ऑफ टैक्स इन नोटिफाइड सर्विसेज, ओके, यहां लिख देना, इन केस ऑफ, अगर वहां लिखा होगा तो ठीक, अदरवाइज लिख देना, इन केस ऑफ सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ, ओके। जो सर्विस ईसीओ के थ्रू सप्लाई होगी वो सप्लाई रजिस्टर्ड हो या ना, ओके। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी तो जो भी सर्विसेज ईसीओ के थ्रू दिया गया वो ईसीओ टैक्स देगा। लेकिन दूसरी अकोमोडेशन सर्विसेज इन होटल, गेस्ट हाउस, ओके, हेल्ड इन होटल, इन गेस्ट हाउस, रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस होगी, तो ऐसे केस में, ओके, अगर सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है, हाँ, अब देखो, जब तक सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तो वो केस में 52 एप्लीकेबल नहीं होगा, 9(5) में लायबिलिटी आएगी। जब तक सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है और सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हुआ तो 9(5) एप्लीकेबल नहीं होगा, वो केस में टैक्स सप्लायर देगा और ईसीओ सिर्फ 1% का टीसीएस काटेगा, ईसीओ सिर्फ 1% का टीसीएस काटेगा। यानी अगर होटल वाला लायबल टू रजिस्टर्ड है तो 9(5) अप्लाई नहीं होगा, सप्लायर टैक्स देगा और टीसीएस कटेगा, और ये अगर वो नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तो फिर 9(5) में ईसीओ पूरा टैक्स देगा। सेम फॉर हाउसकीपिंग सर्विसेज, ओके, सेम फॉर हाउसकीपिंग सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विस होगी और ईटिंग जॉइंट्स होंगे, तो वो, हाँ, रेस्टोरेंट सर्विस और ईटिंग जॉइंट्स होंगे, तो सप्लायर यानी कोई भी रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, लायबल टू रजिस्टर्ड हो ना हो, जो भी सर्विसेज ईसीओ के थ्रू जाएगी तो कौन लायबल रहेगा? ईसीओ ही लायबल रहेगा 100%। लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में होगा, जहां, ओके, रूम रेंट 7,500 से ऊपर है, डिक्लेयर टैरिफ, ओके, अगर वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में होगा तो बेटा, ओके, दोनों केस में या 9(5) अप्लाई नहीं होता है, और दोनों केस में बेटा वो लायबल टू रजिस्टर्ड हो या ना हो, ओके, क्या कट किया जाएगा? टीसीएस कट किया जाएगा, ओके। दोनों केस में टीसीएस, क्योंकि वहां 9(5) अप्लाई नहीं होता है, इसलिए फिर वो सिचुएशन में टीसीएस एप्लीकेबल होगा, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि 9(5) ये एनालिसिस क्या बताता है कि कौन सी सर्विसेज 9(5) की 52 में आ सकती है। तो ये दो सर्विसेज, ओके, कौन सी? तीन सर्विसेज, अकोमोडेशन, हाउसकीपिंग और स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के रेस्टोरेंट, ये जो है यहाँ, ओके, ये दो सर्विसेज जब तक नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तब तक 9(5), अदरवाइज बाद में सेक्शन 52। लेकिन ये जो स्पेसिफाइड प्रीमाइस वाली सर्विसेज है, ये 9(5) अप्लाई ही नहीं होगा, ये ऑलवेज सेक्शन 52 में टीसीएस काटा जाएगा, ओके। आई होप आपको ये समझा होगा, ओके। ओके, सॉरी, यहां थोड़ा चेंज कर देना, ये केस में थोड़ा चेंज कर देना। अगर वो नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तो वो केस में सर्विस है तो वो थ्रेशोल्ड ले सकता है, कैन टेक थ्रेशोल्ड, सर ये अंडर, कैन टेक थ्रेशोल्ड अंडर सेक्शन, ओके, थ्रेशोल्ड। यहां आप लिख सकते हो एक्सेप्शन टू सेक्शन 24, एक्सेप्शन टू सेक्शन 24। कैन टेक थ्रेशोल्ड मतलब क्या? मतलब अगर आपको सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन याद होगा, तो आप अगर सप्लाई करते हो ईसीओ के थ्रू, तो सप्लायर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी सर्विस होगी तो आप थ्रेशोल्ड ले सकते हो। अगर नॉट लायबल टू रजिस्टर है तो आप थ्रेशोल्ड ले सकते हो, ओके। तो वो थ्रेशोल्ड ले सकता है, एक्सेप्शन टू सेक्शन 24 है, ओके। और रजिस्टर है तो टीसीएस लग जाएगा। तो ये एक एनालिटिकल टेबल मैंने आपको यहाँ पे समझाया।
अब इसके बेस पे चलो ये क्लैरिफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी ऑन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट थ्रू क्या ईसीओ। ओके, तो ये क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। ओके, यहाँ पे पहला ओके ये क्लैरिफिकेशन मतलब मैं ये कहूँ कि ये पहले ही आ गया था, लेकिन मैं वापस से इसको बहुत अच्छे से ओके आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अब देखो क्या इज ईसीओ स्टिल लायबल टू टीसीएस अंडर सेक्शन 54। एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ शायद। ओके, यहाँ एक वर्ड ऐड करो फॉर रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, स्पेशली रेस्टोरेंट सर्विस के बारे में। ओके क्यों, क्योंकि हम जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट के बारे में स्पेशल डिस्कशन करेंगे। हम रेस्टोरेंट सर्विस के बारे में, क्योंकि ये सर्कुलर जो आया स्पेशली रेस्टोरेंट सर्विस से रिलेटेड आया, तो अगर रेस्टोरेंट सर्विस होगी सप्लाइड थ्रू ईसीओ लायबल टू पे जीएसटी अंडर सेक्शन 95। और हाँ इसको ऐसा पढ़ो, देखो क्या यहाँ पे जब रेस्टोरेंट सर्विस सेक्शन 95 में नोटिफाई, सुनना, जब रेस्टोरेंट सर्विस 95 में नोटिफाई हुई तो ऐसे केस में ओके क्या रेस्टोरेंट सर्विस के केस में, आई रिपीट रेस्टोरेंट सर्विस के केस में अब यहाँ पे टीसीएस कटेगा या 95 में लायबिलिटी आएगी। तो रेस्टोरेंट सर्विस के केस में 95 में लायबिलिटी आएगी, रेस्टोरेंट सर्विस के केस में 95 में लायबिलिटी आएगी एंड ओके टीसीएस नॉट टू बी डिडक्टेड। ओके ये नो का मतलब टीसीएस नॉट टू बी डिडक्टेड, टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा, नॉट टू बी डिडक्टेड, टीसीएस नहीं होगा। ओके सिर्फ लायबिलिटी 95 में आएगी। अदर सर्विसेज होगी तो वो केस में 95 एप्लीकेबल होगा। ऑन अदर सप्लाई नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 तो फिर वो केस में टीसीएस डिडक्ट होगा। ओके तो यहाँ पे टीसीएस डिडक्ट किया जाएगा। ओके टीसीएस डिडक्ट किया जाएगा। सेकंड देखो, विल ईसीओ हैव टू मैंडेटरी टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस टू देम दो ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू पे जीएसटी। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ईसीओ की लायबिलिटी 95 में, सुना ईसीओ की लायबिलिटी अगर 95 में है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जब, सुनो, सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जब ओके जब आपका टीसीएस की लायबिलिटी आती है। उसके बाद में इज ईसीओ लायबल टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड बाय अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी थ्रू इट। ओके अब अगर लायबिलिटी रेस्टोरेंट के केस में, लायबिलिटी रेस्टोरेंट के केस में ओके 95 में, तो सप्लायर रजिस्टर्ड हो या सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हमने ऊपर एनालिसिस देखा सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, क्या लायबिलिटी ईसीओ पे आएगी? यस, इररिस्पेक्टिव सप्लाई इज रजिस्टर्ड और नॉट। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी ओके सेक्शन 95 की है और सेक्शन 95 की तो उसके ऊपर ही आएगी। उसके बाद में विल रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ इज कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी हमने देखा, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इवन दो 95 का सप्लाई पे लायबिलिटी, 95 के सप्लाई पे लायबिलिटी किस पे आती है, तो वो आती है ईसीओ पे, लेकिन वो एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त तो सप्लायर का ही लिया जाएगा। तो यस सप्लायर के टर्नओवर में वो कंसीडर होगा। यस इट इज कंसीडर्ड इन सप्लायर्स टर्नओवर। ओके सप्लायर्स टर्नओवर में वो कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में कैन सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ईसीओ बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ट सप्लाई ऑफ ईसीओ। क्या वो ईसीओ का इनवर्ट सप्लाई? नहीं भाई नहीं। ओके वो इनवर्ट ईसीओ सिर्फ लायबल है, ईसीओ का इनवर्ट सप्लाई नहीं है, ईसीओ उसका क्रेडिट नहीं ले सकता। ईसीओ इज नॉट अ रिसिपिएंट, ईसीओ इज जस्ट अ थर्ड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। ओके ही इज नॉट अ रिसिपिएंट, तो वो ईसीओ का ओके इनवर्ट सप्लाई नहीं है 95 का। स्पेशली हम जो 95 में देख रहे हैं, वुड ईसीओ बी लायबल टू रिवर्स प्रोपोर्शनल आईटीसी ऑन इट्स इनपुट्स गुड्स और सर्विस फॉर द रीजन दैट आईटीसी इज नॉट एडमिसिबल ऑन रेस्टोरेंट सर्विस। ओके ईसीओ प्रोवाइड देयर ओन सेट ऑफ सर्विस एज एन इंटरमीडिएट चार्जिंग कमीशन फॉर ईसीओ रिक्वायर इनपुट सर्विस ऑन देयर they can claim ITC. ECO can use this ITC to pay GST on service provided by ECO on its account. On its account. This situation will remain same even though ECO is liable to pay tax. Thus, ECO is not responsible for reversing proportional ITC. क्या है? जैसे जैसे आपको ये पॉइंट मैं बताता हूँ, और ये पॉइंट है कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस है और रेस्टोरेंट सर्विस में 5%, ओके रेस्टोरेंट सर्विस में अगर आप 5% का ओके टैक्स दे रहे हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलते। ओके कंपोजिशन नहीं, नॉर्मल इसमें ये 5% का रेट देते हो तो आईटीसी नहीं मिलते। तो रेस्टोरेंट सर्विस का जीएसटी ईसीओ दे रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस का जीएसटी ईसीओ दे रहा है, तो क्या ईसीओ के क्रेडिट, ईसीओ ने जो इनपुट खरीदे, ईसीओ ने जो कैपिटल गुड्स खरीदे, क्या वो आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी? नहीं। ओके क्यों? क्योंकि इट्स नॉट आउटपुट सप्लाई ऑफ ईसीओ, इट्स जस्ट अ लायबिलिटी ऑफ ईसीओ। वो ईसीओ का एक्चुअल आउटपुट सर्विस नहीं है। ईसीओ की सर्विस क्या है? कमीशन। तो कमीशन के अगेंस्ट में वो आईटीसी ले सकता है, कमीशन के अगेंस्ट में आईटीसी ले सकता है, लेकिन ओके उसको जस्ट वो रेस्टोरेंट की सर्विस का टैक्स पे कर रहा है तो उसके खुद के आईटीसी रिवर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में 7, कैन ईसीओ यूटिलाइज आईटीसी टू पे टैक्स विद रिस्पेक्ट रेस्टोरेंट सप्लाई थ्रू ईसीओ? नहीं। जो 1,44,000 का पेमेंट था, क्या उसके लिए वो अपने आईटीसी यूज कर सकता है? नहीं, वो अपने आईटीसी यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, वुड सप्लाई गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओ बी टैक्स एट 5% विदाउट आईटीसी? ओके ऑन अदर सप्लाई, अगर कोई अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस होगा तो वो केस में ओके वो 95 में कवर नहीं होता है, और वो 95 में कवर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे लायबिलिटी टू पे जीएसटी इज ऑन सप्लायर एंड नॉट ऑन ईसीओ। ओके अगर अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस होगी तो फिर वो केस में 95 अप्लाई नहीं होता है, वो केस में फिर लायबिलिटी ईसीओ पे नहीं होगी, ओके लायबिलिटी सप्लायर पे होगी और ईसीओ सिर्फ उसका टीसीएस काटेगा। जैसे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस एग्जांपल है, ओके स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में होगी, ओके स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में रेस्टोरेंट सर्विस होगी, तो वो सिचुएशन में यहां पे जहां तक देखा जाए तो टीसीएस कट करेगा। ओके वो लायबल नहीं होगा। 9, वुड रेस्टोरेंट सर्विस एंड गुड्स और सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस सोल्ड बाय रेस्टोरेंट टू अ कस्टमर अंडर सेम ऑर्डर बी बिल्ड डिफरेंटली, हु शैल बी लायबल टू रेजिंग द इनवॉइसेस? अब देखो ध्यान से सुनना, बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है रेस्टोरेंट सर्विस भी देते हैं और सेपरेटली गुड्स भी सेल करते हैं, रेडी गुड्स सेल करते हैं। तो अगर वो रेडी गुड्स भी सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी एज अ गुड्स आएगा। और वो जो है समझ लो आपको कोई रेस्टोरेंट सर्विस का कोई आपने फूड पैकेट फूड मंगवाया प्लस कोई रेडी गुड्स भी मंगवाया, तो ये केस में क्या बिलिंग अलग होनी चाहिए? तो देखो वो क्या कहते हैं, सप्लाईज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। अगर आपका अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस होगा तो ओके थ्रू ईसीओ सप्लायर इज लायबल टू रेज द इनवॉइस, ईसीओ विल ओनली डिडक्ट द टीसीएस ऑन सच सप्लाईज। इट इज एडवाइजेबल दैट ईसीओ रेज सेपरेट बिल। ओके ऐसे केस में अगर रेस्टोरेंट वाला रेस्टोरेंट सर्विस भी दे रहा है और अदर सप्लाई भी कर रहा है तो ये एडवाइजेबल है कि वो सेपरेट बिल बनाए, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस पे 95 लगता है और अदर सप्लाई पे टीसीएस काटा जाएगा।
सप्लाई पे टीसीएस काटा जाएगा। नेक्स्ट, वेदर द रेस्टोरेंट और ईसीओ विल इशू इनवॉइस फॉर रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू ईसीओ, वेदर रेस्टोरेंट और ईसीओ विल इशू द इनवॉइस फॉर रेस्टोरेंट सर्विस। ओके, इन अगर 95 की लायबिलिटी है तो इनवॉइस कौन इशू करता है? तो 95 की लायबिलिटी में इनवॉइस ईसीओ इशू करता है। और लास्ट, क्लासिफिकेशन में भी इशूड एज रिगार्ड टू रिपोर्टिंग रेस्टोरेंट सर्विस वैल्यू एंड टैक्स लायबिलिटी इन जीएसटी रिटर्न। तो जीएसटी रिटर्न में ईसीओ कैन कंटिन्यू टू पे जीएसटी बाय अपलोडिंग डिटेल्स इन जीएसटी R3B by showing that the outward taxable supply also in GST R1 they can report their detail of restaurant service under section 9(5) and etc. वो तो रिपोर्टिंग है कैसे होता है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लैरिफिकेशन समझ में आया होगा। पर बेटा ये क्लैरिफिकेशन तभी समझ में आता है जब ये पूरा डिस्कशन जो हमने किया, ओके, ये डिस्कशन जो है आपको ध्यान में होगा। तो इसलिए ओके, लगभग तो आपको समझ में आएगा, नहीं होता है केयरफुली अच्छे से पढ़ो तो आपको ये क्लैरिफिकेशन अच्छे से समझ में आएगा। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्लैरिफिकेशन। ओके, यहाँ पे टीडीएस और टीसीएस का और यहाँ पे टीसीएस का कंप्लीट डिस्कशन हमने एंड किया। ठीक है, चलिए बेटा, तो इस तरह से हमने अमेंडमेंट कंप्लीट की और वो अमेंडमेंट कंप्लीट की रिगार्डिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स। हमने अमेंडमेंट कंप्लीट कर दी रिगार्डिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स अच्छे से पढ़ के जाना। इंटरेस्ट वाला अमेंडमेंट जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, और पीएमटी 09 की शिफ्टिंग कैश लेजर के आप अदर डीडीपी को कर सकते हो। ये दो ऐसा एरिया है जिसके ऊपर आपको सवाल पूछा